नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के व्यवसाय ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के विषय सैद्धांतिक में आज का संलग्न विषय है पॉलीगन्स बहुभुज, जिसका प्रशिक्षण हम आज आपको देंगे। तो चलिए प्रशिक्षण प्रारंभ करते हैं और शुरू करते हैं अपना आज का प्रसंग। ये हमने ओपन कर लिया अपना आज का प्रसंग बहुभुज। तो बहुभुज क्या होता है? बहुभुज मतलब कि चारों ओर से घिरी हुई भुजाएं जिनके कोण समान होते हैं उन्हें हम बहुभुज कहते हैं। ये एक मोटा सा उदाहरण इस चैप्टर से जुड़ा हुआ जिसे हम अपने इस पूरे चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुभुज के भाग देख लेते हैं। क्योंकि बहुभुज के भाग जानेंगे तभी तो हम समझेंगे कि बहुभुज में हमें पढ़ना क्या है, और उसके बाद ही जान पाएंगे कि बहुभुज होता क्या है, बहुभुज के भाग क्या होते हैं और इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। सबसे पहले आपका होता है पेंटागन। पेंटागन हमारा होता है पंचभुज। नेक्स्ट हेक्सागन षटभुज, हेप्टागन सप्तभुज, ऑक्टागन अष्टभुज, नैनोगन नवभुज, डेकागन 10 भुज। इस तरीके से हमारा 11 भुज वाला भी होता है और 12 भुज वाला भी होता है। तो ये जो भुजाएं होती हैं इन सब की भुजाएं समान होती हैं और सभी के कोण बराबर होते हैं। तो इस तरीके से पॉलीगन्स बनते हैं। चलिए आगे प्रारंभ करते हैं। होता क्या है पॉलीगन्स ये जानते हैं। बहुभुज क्या होता है? पॉलीगन्स बहुभुज क्या है? वह क्षेत्र जो 4 से अधिक भुजाओं से घिरा हो उसे हम बहुभुज कहते हैं। यदि पॉलीगन्स की सभी भुजाएं व कोण समान हो तो उसे बहुभुज कहते हैं। बहुभुज अपनी भुजाओं के कोण के अनुसार कई प्रकार के होते हैं। जैसा कि हमने ऊपर ही स्टार्टिंग में आपको बताया कि वो कितने प्रकार से होते हैं और क्यों होते हैं और उनमें क्या खासियत होती है जो हम उसे बहुभुज के अंतर्गत रखते हैं। तो आप शिक्षार्थी समझ पाए होंगे इस परिभाषा का क्या मतलब है कि जिनकी चारों भुजाएं समान होती हैं या सभी भुजाएं समान होती हैं और जिनके सभी कोण समान होते हैं उन्हें हम बहुभुज कहते हैं। और ये कई प्रकार से होते हैं। चलिए आइए आगे न समझते हैं और डीपली कि कैसे और कितने प्रकार से होते हैं। नंबर 1 पेंटागन, जिसे बोलते हैं पंचभुज। 5 भुजाओं से घिरी हुई या बनी हुई आकृति को पंचभुज कहते हैं। 5 भुजाओं से घिरी हुई और बनी हुई आकृति को पंचभुज। पंचभुज का प्रत्येक कोण जो कि हमारा 108 डिग्री का होता है, ये देखिए 108 डिग्री का होता है और सभी कोण का योग 540 डिग्री होता है। इसमें हमने पेंटागन में 108 डिग्री का कोण होता है और इसका जो संपूर्ण योग होता है वो हमारा होता है 540 डिग्री। ठीक है, तो पेंटागन समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। हेक्सागन क्या होता है? षटभुज क्या है? 6 भुजाओं से घिरी हुई या बनी हुई आकृति को षटभुज कहते हैं। जैसा कि पेंटागन में हमने पढ़ा कि 5 भुजाओं से बनी हुई आकृति को पंचभुज कहते हैं, उसी प्रकार से 6 भुजाओं से बनी हुई आकृति को हम षटभुज कहते हैं। षटभुज का प्रत्येक भाग हमारा 120 डिग्री का होता है और सभी कोण का योग 720 डिग्री होता है। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे कि इसका जो फिगर हमने ड्रॉ किया था उसमें जो कोण है वो हमारा सभी कोणों का योग 720 डिग्री है और एक कोण जो बना है वो हमारा 120 डिग्री होता है। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा 120 डिग्री का कोण ये ऐसे बनाते हैं हम अपना षटभुज, यानी कि ए से लेके सी तक की जो भुजा, क्योंकि ये देखिए जी हमने 90 डाला, 90 के बाद जब हमने यहाँ से 20 और बढ़ा दिया तो हमारा ये बन गया हेक्सागोनल का एक भुजा का कोण। ठीक है, अब आप कहेंगे इसमें एक भुजा कहाँ आ रही है, इसमें तो 2 भुजाएं हैं, बट इसका जब कोण नापते हैं तो 120 डिग्री का होता है, क्योंकि जो चाप लगाई जाती है वो हमेशा हमारी इस तरीके से लगती है, ऐसे ऐसे। ये है तरीका इसमें लगाने का। अब इन्हीं सभी भुजाओं को लगा देंगे तो यह हमारा एक षटभुज तैयार हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेप्टागन क्या होता है? सप्तभुज क्या है? 7 भुजाओं से घिरी हुई या बनी हुई आकृति को सप्तभुज कहते हैं। सप्तभुज का प्रत्येक कोण 129 डिग्री का होता है और सभी कोण का योग 903 डिग्री होता है। ये देखिए 128 डिग्री लिखा और इनका सभी कोणों का योग 128 एक सही 1/2 डिग्री है और इसका जो संपूर्ण योग है वो 903 डिग्री बताया है। ठीक है, ये हो गया हमारा सप्तभुज, जिनकी 7 भुजाएं होती हैं
वो सप्तभुज, और सभी इसकी भुजाएं समान हैं। अब अष्टभुज ऑक्टागन क्या होता है, ये देखिए 8 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को ऑक्टागन कहते हैं। अष्टभुज का प्रत्येक कोण 135 डिग्री का होता है और सभी कोणों का योग 1080 डिग्री होता है। इसमें जितने भी कोणों का योग हो रहा है वो 1080 डिग्री, मतलब पूरा उसको संपूर्ण योग बता रहे हैं 1080 डिग्री का, और इसका जो एक कोण है वो 135 डिग्री। देखिए कैसे, ये जो कोण आ रहा है ये हमारा 135 डिग्री का है। ये है नापने का उचित तरीका अपने कोण को। आगे बढ़ते हैं, नैनोगन देख लेते हैं। 9 भुजाओं से घिरी हुई या बनी हुई आकृति को हम नवभुज कहते हैं। नवभुज का प्रत्येक कोण 140 डिग्री होता है और इनके कोणों का योग 1260 डिग्री होता है। ये देखिए एक बार फिर समझ लीजिए, इनका जो प्रत्येक कोण होता है वो 140 डिग्री होता है और इनके कोणों का योग जो है 1260 डिग्री होता है। डेकागन क्या होता है, 10 भुजाओं से घिरी हुई या बनी हुई आकृति को 10 भुज कहते हैं। 10 भुजाओं से घिरी हुई या बनी हुई आकृति को 10 भुज कहते हैं। 10 भुज का प्रत्येक कोण 144 डिग्री होता है और सभी कोणों का योग 1440 डिग्री का होता है। ये तो हमारा 10 भुज हो गया। ये फिगर जो हमने ड्रॉ किया है ये फिगर हमारा 12 वाला, जो 12 जिनकी भुजाएं होती है उसका है। हमने 12 10 का इसलिए ड्रॉ नहीं किया क्योंकि 9 10 सभी एक बराबर होते हैं, लेकिन हमने 12 का भी इसमें थ्योरी नहीं दिखाई है, इसलिए हम आपको फिगर के द्वारा बताना चाहते हैं कि 12 का जो फिगर बनाते हैं उनकी भुजाओं को कैसे दर्शाते हैं। ये है 12 वाला फिगर का चित्र। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए आप पहले तो इसकी भी भुजाएं समान है, आप देख सकते हैं इनकी भुजाओं का भी कोण सब में समान है, इसलिए ये बहुभुज नहीं, ये डेकागन नहीं है, ये आपका 12 भुजाओं का कोण है। अब इसी क्रम में हम आगे समझते हैं तो सर्कल क्या है। वृत्त क्या होता है, वह समक्षेत्र जो ऐसी लाइन से घिरे हो जो सेंटर पॉइंट से समान दूरी पर, उसे सर्कल कहते हैं। वह समक्षेत्र जो ऐसी लाइन से घिरे हो जो सेंटर पॉइंट से समान दूरी पर हो उसे सर्कल कहते हैं। ठीक है, समक्षेत्र क्या होता है और लाइन, देखिए सर्कल तो हमें जनरल पता है कि गोल होता है, समक्षेत्र जो उसके किनारे का पूरा क्षेत्र होता है वो समक्षेत्र हो गया, और सेंटर पॉइंट से समान दूरी पर हो जो लाइनें सेंटर पॉइंट में सर्कल की जो लाइनें बनाते हैं, ये सर्कल की जो लाइनें बनाते हैं इसकी सभी लाइनें बराबर होती हैं और समान होती हैं, लेकिन ये सेंटर पॉइंट से सब में बराबर दूरी पर रहती हैं तो उसे हम सर्कल कहते हैं। यदि थोड़ी भी ऊपर नीचे हम बनाते हैं तो वो इलिप्स में भी परिवर्तित हो सकती है या फिर अर्धवृत्त में भी जा सकती हैं। ठीक है, ये तो हमारा सर्कल हो गया। आगे बढ़ते हैं, रेडियस क्या है, वह लाइन जो सेंटर पॉइंट से परिधि तक समान दूरी पर फिक्स हो उसे रेडियस कहते हैं। जो सेंटर लाइन से परिधि पर समान दूरी पे फिक्स हो उसे रेडियस कहते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, सरकमफ्रेंस क्या होता है, परिधि क्या होता है। ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है कि परिधि किसे कहते हैं। देखिए कोई सर्कल जो हम बनाते हैं उस सर्कल की जो चारों ओर की लाइनें होती हैं उन्हें हम परिधि कहते हैं। सर्कल को बनाने के लिए जो गोल लाइन लगाई जाती है उसे सरकमफ्रेंस कहते हैं। मान लीजिए एक उदाहरण बताते हैं कि पृथ्वी जिस पे हम रह रहे हैं वो तो गोल है, उसके जो चारों ओर का एरिया है वो सरकमफ्रेंस कहलाता है, क्योंकि वो उसके और के जो चारों ओर की लाइनें हैं वो सरकमफ्रेंस कहलाती हैं। वो जो लाइनें बनी होती हैं वो एक परिधि के रूप में होती है। तभी तो कहते हैं कि पृथ्वी किसके चक्कर लगाती है, किसकी परिधि करती है, तो हमें बोलते हैं सूर्य की। बट सूर्य की परिधि क्यों, क्योंकि जो गोलाई है वही तो बता रहे हैं, जो उसके अंदर दिख रहा है पृथ्वी में वो तो हम नहीं बता सकते ना कि वो कहाँ कौन सी चीज है। ऐसे ही जो गोला होता है जिसे हम सर्कल बोलते हैं वो हमारा सरकमफ्रेंस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, आर्क चाप क्या है, आर्क सर्कल की परिधि का एक भाग है, मतलब जो सर्कल हम बनाते हैं उसकी एक जो चाप जो उसकी परिधि काटते हैं वो हमारा चाप कहलाता है। डायामीटर क्या है, वह दूरी जो सेंटर से होती हुई परिधि के दोनों सिरों से मिले उसे हम डायामीटर कहते हैं। वह दूरी जो सेंटर से होती हुई परिधि के दोनों सिरों पर मिले उसे डायामीटर कहते हैं। जिससे सर्कल के दो भाग हो जाते हैं और डायमीटर रेडियस का 2 गुना हो जाता है। आप समझ पा रहे होंगे कि हमने बोला है डायामीटर मतलब व्यास, ठीक है,
रेडियस का 2 गुना, आधा त्रिज्या जो होती है, त्रिज्या मिला के हमारा एक डायमीटर तैयार होता है, तो उसे ही हम बोलते हैं अपना व्यास। तो वह दूरी जो सेंटर से होती हुई परिधि के दोनों सिरों से मिले उसे हम डायमीटर कहते हैं, जिससे सर्कल के 2 भाग हो जाते हैं और डायमीटर रेडियस का 2 गुना हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, सेमी सर्कल क्या है? डायमीटर से सर्कल के 2 भाग हो जाते हैं, इनमें से एक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। ठीक है, इनमें से हम एक भाग को अपना अर्धवृत्त कहते हैं, वो हमारा हो गया सेमी सर्कल। अगर अकेले सर्कल लिखेंगे तो जो डायमीटर का पूर्ण भाग होता है उसे हम सर्कल कहते हैं। डायमीटर मतलब कि व्यास। अब आगे बढ़ते हैं, कॉर्ड देख लेते हैं, खंड क्या है? वह सरल रेखा जो किसी सर्कल के दोनों सिरों से मिलती हो उसे हम कॉर्ड कहते हैं। देखिए, सर्कल के दोनों सिरों से मिलने वाली रेखा को हम कॉर्ड से दर्शा रहे हैं, कॉर्ड, और ये हमारा डायमीटर है। देखिए, दोनों सिरों से जो मिल रही है वो है कॉर्ड, जो ये वाली रेखा दिखा रहे हैं वो है डायमीटर। तो वह सरल रेखा जो सर्कल के दोनों सिरों को मिलाती हो, अब वो दोनों सिरों की रेखा चाहे आप यहाँ बना लीजिए, चाहे आप थोड़ा नीचे बना लीजिए, या आप उससे भी नीचे बना लीजिए, कोई भी रेखा खंड मतलब खंड, जो भी सर्कल का खंड करेंगे उसे हम कॉर्ड कहते हैं, मतलब खंड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेगमेंट क्या है? आर्क और कॉर्ड के बीच की जगह को सेगमेंट कहते हैं। देखिए सर कि ये है हमारा कॉर्ड और इस पे जो चाप काट रहे हैं आर्क मतलब, तो इनके जो बीच की जगह है उसे हम सेगमेंट कहते हैं, मतलब एक हिस्सा, सर्कल का एक हिस्सा जो कि सेगमेंट से दर्शाया गया है। आर्क और कॉर्ड के बीच की जगह को हम सेगमेंट से दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेक्टर क्या है? वह एरिया जो समान त्रिज्या और चाप से घिरा हो उसे सेक्टर कहते हैं। वह एरिया जो समान त्रिज्या और चाप से घिरा हो उसे सेक्टर कहते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी त्रिज्या है और ये हमारी चाप है, इनसे जो घिरा हुआ एरिया है वो हमारा सेक्टर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, एसेंट्रिक सर्कल क्या होता है? वह सर्कल जो अलग अलग सेंटर पॉइंट से खींचे जाते हैं उन्हें हम एसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। ये देखिए, एक सर्कल हमारा ये बना हुआ है और एक सर्कल हमारा ये बना हुआ है, इन दोनों के पॉइंट्स हमने अलग अलग दिए हैं। जो अलग अलग पॉइंट्स होते हैं उन दोनों से जो सर्कल क्रिएट होता है उसे हम एसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। नेक्स्ट, टेंजेंट क्या है? यह एक स्ट्रेट लाइन है जो सर्कल की परिधि पर टच करती है। यह एक स्ट्रेट लाइन है जो सर्कल की परिधि पर टच करती है लेकिन काटती नहीं है। जब हम सर्कल के ऊपर कोई भी टच लाइन खींचते हैं तो वह हमेशा रेडियस के समांतर होती है, क्योंकि रेडियस को सर्कल के किसी भी एंगल पर लगा सकते हैं। देखिए, ये हमारा सर्कल है, जैसे कि ये सर्कल बनाया है, इस सर्कल पे हमने ये लाइन टच करते हुए खींची है। अब इस टच वाली लाइन को हम चाहे तो यहाँ बना दें, चाहे तो यहाँ बना दें, चाहे तो यहाँ बना दें, कहीं भी बना दें, लेकिन हमारे सर्कल को टच करनी चाहिए। लेकिन दूसरी बात कि सर्कल को ये काटनी भी नहीं चाहिए, यदि काट देगी तो फिर वो हमारी टेंजेंट नहीं कहलाएगी। तो जो सर्कल को छूती हुई रेखा बनाते हैं जिसपे सर्कल के किसी भी एंगल को लगा सकते हैं उसे हम अपना टेंजेंट कहते हैं। तो प्रशिक्षार्थी, इसके अंतर्गत में हमने जो पढ़ा जैसे कि कॉर्ड, सेगमेंट, सेक्टर, एसेंट्रिक सर्कल और टेंजेंट, ये जितने भी टॉपिक इसमें हमने देखे हैं, इन टॉपिकों के अंतर्गत पॉलीगन्स का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि यदि हम इन्हें सर्कल, रेडियस, सर्कमफ्रेंस, आर्क, डायमीटर, सेमी सर्कल, अगर इन सब के टॉपिक को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तो पॉलीगन्स के कोई भी फिगर को ठीक तरीके से ड्रॉ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि परिधि हो गई, चाप हो गई, डायमीटर हो गया, त्रिज्या हो गया, यदि हमें इसकी जानकारी संपूर्ण रूप से नहीं मिलेगी तो फिर हम अपनी चाप या परिधि का उपयोग कैसे कर सकेंगे। तो इसीलिए जो हमने इस पॉलीगन के चैप्टर में आपको समझाने का प्रयास किया है वो इसलिए बताया है कि आपका पंचभुज, षटभुज, सेप्टागन, ऑक्टागन, नैनोगन, डेकागन, जो भी वगैरह जितने भी भुजाएं होती हैं जो पॉलीगन में इस्तेमाल होती हैं उन्हें हम आसानी से ड्रॉ कर सकें। यदि हमें अपने सर्कल का
रेडियस का, डायमीटर का, आर्क का और इन सब का पता होगा तो हम अपने इन सभी फिगर्स को जो कि बहुभुज के अंतर्गत आते हैं उन्हें आसानी से ड्रॉ कर सकेंगे। कॉर्ड आपका खंड, सेगमेंट हो गया, आपका सेक्टर, उसके बाद एसेंट्रिक सर्कल और टेंजेंट। इन सभी रेखाओं का भी उपयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है इन फिगर्स को ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि इनकी जानकारी के अकॉर्डिंग अगर हमने कोई फिगर में अपना आर्क या फिर हमारा कोड कुछ भी गलत बनाते हैं तो इसके अंतर्गत सही जो हमारी प्रिपरेशन होती है वो सही नहीं आती। और एक बात कि अगर हम बहुभुज बनाते हैं तो काफ़ी लोग ये सोचते होंगे कि हमने अभी जो चैप्टर में पढ़ाया उसमें हमने ये बोला कि जिसकी चारों भुजाएं समान हो या सभी कोण बराबर हो या सभी भुजाएं बराबर हो तो वो हमारा इस बहुभुज के अंतर्गत आता है। जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं वो हमारा बहुभुज तो कहलाता ही है। अब जैसे मान लीजिए कि हम बोलते हैं अपना स्क्वायर, ठीक है, जिसे हम अपना घन, जैसे घन बोलते हैं, घन भी है एक हमारा, बट वो हमारा सर्कल में नहीं आता है। तो ट्रायंगल, ट्रायंगल भी हमारा सर्कल में नहीं आता है। और हमारा 2 भुजाओं वाला, 3 भुजाओं वाला या फिर हमारा 4 भुजाओं वाला, ठीक है, ये जितने भी फिगर होते हैं ये सब सर्कल में नहीं आते। यदि ये सर्कल में आते होते तो हम इन्हें पॉलीगन्स मतलब बहुभुज बोलते हैं। बहु का मतलब होता है बहुत सारी भुजाएं, मतलब एक या एक से अधिक भुजाओं वाला जो प्रक्रिया हम जिसमें अपनाते हैं वो बहुभुज के अंतर्गत आता है। लाइक दैट कि हमने ऊपर जब आपको पढ़ाया था तो उसमें ये जैसे कि हम अपना फिगर लेके बताएं तो आप पेंटागन में देखिए आप 5 भुजाएं देख सकते हैं, लेकिन अगर इसी जगह हम आपको 4 भुजाओं का ये वाला फिगर देखिए इस तरीके से बना के दिखाते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा सर्कल ये क्रिएट नहीं करेगा, और यदि सर्कल क्रिएट कर भी देगा तो इस तरीके से देखिए ये हो गया। अब इसके हम अगर डिवाइडेशन करें तो इसका कोड देखिए कहाँ जा रहा है। क्या आप इसका कोड बता सकते हैं कि क्या बन पाएगा? देखिए ये हमारा 90 डिग्री पे अगर खींचने का प्रयास कर रहे हैं बट बन नहीं पा रहा है ठीक तरीके से। तो जैसे कि अगर इसे बनाना चाहें तो ये उतना ठीक तरीके से नहीं बैठेगा जो कि हम अपना चाह रहे हैं बनाना। अब जैसे इसी फिगर में हम समझते हैं कि ट्रायंगल अगर बनाते हैं, देखिए ट्रायंगल का एक उदाहरण बताते हैं। ये देखिए ट्रायंगल, ट्रायंगल बना तो लेंगे हम, ट्रायंगल बना भी लिया हमने। अब इसका हम 90 डिग्री भी डाल देते हैं, लेकिन अब इसका कोण कहाँ देखें, कोण आप कैसे समझोगे? 90 डिग्री के पहले कोण जा रहा है इधर को, तो फिर ये कोण माइनस में चला जाता है, मतलब कि हमारा लेफ्ट साइड आ गया, राइट साइड आ गया। और अगर इधर से भी देखेंगे तो वो कोण भी उल्टा ही जा रहा है। तो फिर इसलिए हम ट्रायंगल का इस्तेमाल कम करते हैं और अपना 4 वाली भुजाओं का भी कम इस्तेमाल करते हैं। तो ज़्यादातर जो हम मीट्रिक प्रणालियों में इस्तेमाल करते हैं या फिर ISI में इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत हम मानते हैं कि बहुभुज में हमारा पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन, नैनोगन और डेकागन, ये इतनी जो भुजाएं होती हैं इन भुजाओं का मुख्य कारण होता है इन्हें बनाने का, क्योंकि इनसे हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग का बहुत ही गहरा संबंध होता है, जिनसे अपनी जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है उसको डिफाइन कर सकते हैं कि हम उसमें क्या बनाना चाहते हैं और क्या दर्शाना चाहते हैं। क्योंकि इसके द्वारा जो हम प्रोजेक्शन गिराना चाहते हैं या जो हम प्रोजेक्शन का काम करते हैं, ऑर्थोग्राफी के फिगर ड्रॉ करते हैं, वो हमारे आसानी से ड्रॉ हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी में ज़्यादा भुजाएं हो जाती हैं या बहुत कम भुजाएं हो जाती हैं तो उस फिगर को ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। किंतु लेकिन अगर हमने आपको ट्रायंगल की जगह अगर कोन बोल देते हैं, शंकु, तो शंकु इसका एक उदाहरण बन सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आशा करते हैं कि आपको समझाने का प्रयास हमारा सफल रहा होगा और आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा और आपके भविष्य के लिए कारगर सिद्ध होगा। इसी के साथ धन्यवाद और अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे। नमस्कार।